मेरे पापा जो हैं लाइक पहले उनका बिजनेस था, देन आफ्टरवर्ड्स कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुए 2020 में। हम पहले मतलब खुद के घर में रहते थे, वहाँ से हम किराए के घर में रहने चले गए। लाइक लोन्स वगैरह थे तो वो पे नहीं कर पाए थे प्रॉपरली, उसकी वजह से तो फिर घर से अलाउट करना पड़ा था। फेलियर से कभी नहीं डरना चाहिए, बिकॉज सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। सो लाइक फेलियर्स अगर आप देखोगे, जितना फेल होगे उससे कभी मत डरो। जब आपने तैयारी स्टार्ट करी तो क्या किसी सब्जेक्ट से आपको स्पेशली डर लगता था? हाँ, मैथ्स से डर लगता था, क्योंकि पहले मुझे इतना ही पता था मुझे रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ना है। हाउ यू ओवरकम दिस फियर? प्रैक्टिस। पहले कंसेप्ट क्लियर करे, बेसिक सारे कंसेप्ट क्लियर करे, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस करी। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कोई नया अगर बच्चा है वो आपसे गाइडेंस लेने आ रहा है, आप क्या बोलोगे 6 स्टेप्स है या 5 स्टेप्स है, कैसे बताओगे आप उन्हें? सर पहले तो मैं उसको ये बोलूँगी कि वो देने क्यों आया है एग्ज़ाम, लाइक व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस एग्जामिनेशन, आप क्यों प्रिपरेशन कर रहे हो। A very warm welcome to this session. आज हमारे साथ जुड़ी है LIC EDU की सेलेक्टेड कैंडिडेट, जिनकी स्टोरी बहुत ही हार्ट टचिंग रही है, जिनके फादर एक ड्राइवर है और ये इतने फाइनेंसेस बर्डन थे इनके ऊपर कि शायद ये एक फ्री बैच से ही पढ़ती थी और इनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि ये पेड बैच ले पाए। और फिर उन्होंने जॉब शुरू करी, वहाँ से उन्होंने स्ट्रगल शुरू करा और फिर इतना स्ट्रगल करने के बाद ये एक पेड बैच ले पाई और फिर वहाँ से इनकी तैयारी शुरू होती है। आइए और जाते हैं, इनसे डिटेल में जानते हैं कि मैम आपकी जर्नी कैसी रही, आपका नाम क्या है, ज़रा अपनी ऑडियंस को बताइए। मैम मेरा नाम बरखा मोरे है। मैंने 2019 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, जैसा कि आपने बताया अभी फ्री मैंने यूट्यूब से ही क्लासेस करी थी। मैं साथ में जॉब भी करती थी, जॉब करने के साथ साथ मैंने प्रिपरेशन करी है। और लाइक फैमिली बैकग्राउंड एज सच, मेरे पापा जो हैं लाइक पहले उनका बिजनेस था, देन आफ्टरवर्ड्स कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुए 2020 में। तो फैमिली पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन था, क्योंकि एज सच कोविड के टाइम पे सभी ने बहुत सारी चीज़ें फेस करी है। तो देन आफ्टरवर्ड्स ये सारा फाइनेंशियल बर्डन वो चल ही रहा था। 2020 में ऑलमोस्ट देयर इज़ नो वन इन द फैमिली जिनके पास जॉब थी। तो वो सारा फेस देखा है, बीइंग एन ओनर टू मतलब एक किसी चीज़ का ओनर होना, लाइक वी हैव आवर हाउस ऑल्सो, तो वो हमने सेल करा। तो लाइक हम पहले मतलब खुद के घर में रहते थे, वहाँ से हम किराए के घर में रहने चले गए, वो कोविड की वजह से। हाँ, तो बाकी भी और भी फाइनेंशियल चीज़ें थी उनकी वजह से, लाइक लोन्स वगैरह थे तो वो पे नहीं कर पाए थे प्रॉपरली, उसकी वजह से तो फिर घर से अलाउट करना पड़ा था। तो ये इसकी वजह से ऐसा हुआ था कि लाइक अभी भी, इनफैक्ट अभी भी हम लोग जो हैं वो किराए के घर से रहते हैं। सो बीइंग अ लैंडलॉर्ड, फिर वहाँ पहले लैंडलॉर्ड थे, अब किराएदार हो गए थे, तो वो बहुत एक बुरा फेस था हमारा। अभी खैर सिचुएशन बेटर है, बिकॉज मेरे फैमिली में जैसे मेरी सिस्टर भी है, मेरे 2 छोटे भाई भी हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो वो भी वर्किंग है, मेरी सिस्टर भी, मैंने भी जॉब करी है, पापा भी वर्क कर ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने समहाउ मैनेज करा है फैमिली में। और लेकिन प्रिपरेशन का ऐसा था कि मुझे पता था कि प्राइवेट जॉब में मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने प्राइवेट जॉब देखी है एंड जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस थी, जो बर्डन थे, तो वहाँ से शायद मैं नहीं पूरा कर पाती। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करा। एक्चुअली मेरा फ्रेंड है एक, ही इज़ वेरी स्पेशल टू मी, उसने मुझे ये बोला कि ये तुम्हें ये सारी चीज़ों से निकलना है, इफ़ यू वांट टू फाइट, तो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब की एक स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है, तुम्हें वो करना चाहिए। तो उसने मुझे बोला, तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी बस उसके कहने पर। मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था कि मेरे अंदर शायद इतना कैलिबर ही नहीं है कि मैं प्रिपरेशन कर पाऊँ, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करूँ। और कहीं ना कहीं जो घर के साथ सिचुएशन थी, मेरे माइंड में वो सारी चीज़ें ज़्यादा थी कि अगर मैं टाइम प्रिपरेशन में दूंगी तो मैं शायद कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी घर में। सर हमको ऐसा लगता है कि ये जो आज स्टोरी है, ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो किक होता है ना, बोला जाता है एक किक चाहिए होता है, जैसे इनका सपोर्ट रहा, उनको मोटिवेट करा कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू गेट द गवर्नमेंट जॉब। उसी तरीके से हमको लगता है कि जितने भी आज व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए ये जो स्टोरी होगी ये बहुत मोटिवेटिंग होगी और आप सभी लोगों को एक किक मिलेगा, क्योंकि मैम की स्टोरी वाकई बहुत ही आप सभी को बहुत रेजोनेट करेगी स्टोरी। तो जैसा कि अभी आपने बोला कि
आपको पहले गवर्नमेंट का तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन आपके दिमाग में आया कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब में आना चाहिए। जी। आपके फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया, वो जस्ट समहाउ कि लाइक आपको एक मोटिवेशन दे सके। तो आपने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की वो आपने शायद 2020 से स्टार्ट की, 2019 2019 से आपने स्टार्ट करी। तो जब आप 2019 से स्टार्ट कर रहे थे तो पहली बार जब आपने सिलेबस देखा होगा, क्योंकि इससे पहले इतने सारे क्राइसिस को झेलने के बाद पहले ही कोई भी ऐसा आपके जैसा कोई एस्पिरेंट होगा तो शायद वो नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, तो सारा फोकस उसका वहीं पे रहता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि यार मैंने बाउंस बैक किया और आपने तैयारी स्टार्ट की, तो आपको कैसा लगा जब पहली बार आपने सिलेबस देखा कि अच्छा ये मैथ्स का सिलेबस है, ये रीजनिंग का सिलेबस है, एंड यू डोंट हैव मच मनी कि आप एक पेड कोर्सेज लेकर के और वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करें, तो ये जो जज्बा आपने दिखाया वो कैसे आया आपके पास? सर जज्बा मैंने जैसे बताया, ही हैड मोटिवेटेड मी दिस मच, उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि नहीं यू कैन डू इट, कर सकते हो, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, तो यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन जो तुम करोगी। और साथ ही क्योंकि मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, मुझे वहाँ रुकना नहीं था। yes. कि मुझे ये रोना नहीं था, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए थी कि हाँ मेरी सिचुएशन ऐसी है, आई कैन डू दिस, लोग मुझे सिंपैथाइज करें। आई जस्ट वांटेड कि हाँ आई वांट टू बी ऑन द स्टेज। मैंने क्योंकि जब स्टार्ट करा था कि अब मुझे पता तो था कि पढ़ना है, पर कैसे पढ़ना नहीं पता था, तो मैंने ऑब्वियसली यूट्यूब पे सर्च किया था। तो उस समय भी मैंने देखे थे कि लोग इंटरव्यू देते हैं, उनको लाइक ऐसा अप्रिसिएशन मिलता है, उनका वो अपनी फैमिली का, वो अपने फ्रेंड्स का ऐसे नाम रोशन करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए कि हाँ इतनी सारी सिचुएशंस के बावजूद अगर मैं एक मौका दे पाऊँ अपने पेरेंट्स को कि हाँ आप देखो कि लाइक आई एम ऑन द स्टेज, मैंने आपका नाम रोशन किया है, भले बहुत छोटा सा, कुछ भी इतना बड़ा कुछ नहीं किया है मैंने, लेकिन सिलेक्ट होकर अगर मैं उनका नाम यहाँ तक आई हूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। वंडरफुल, सच अ वंडरफुल थिंग। एक मैम, एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो फीमेल होते हैं, एक सोसाइटल प्रेशर होता है उनके ऊपर शादी का। आई गेस यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, फीमेल स्टूडेंट्स ऐसी होंगी जो रेजोनेट कर पाएंगी, जिनके ऊपर फैमिली प्रेशर होगा शादी का। नॉट ओनली फीमेल के साथ में, ऐसा मेल के साथ में भी होता है कि आपको सर्टेन अटेम्प्ट्स का मौका दिया जाता है कि आपको इतने अटेम्प्ट्स के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद आपकी शादी करनी होगी। एंड बीइंग फीमेल शायद आपके ऊपर भी ऐसा सोसाइटल प्रेशर होगा। पेरेंट्स तो कम बोलते हैं, आई गेस जो आसपास वाले लोग होते हैं उनको ज़्यादा उत्सुकता रहती है, राइट, कि भाई शादी कब कर रहे हो, बेटी को कब तक की पढ़ाओगे। तो आपके साथ में क्या ऐसा कुछ हुआ कि जहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर आया हो, सोसाइटल प्रेशर आया हो या पेरेंट्स का प्रेशर आया हो कि नहीं इस बार करना है? लकीली मैम मेरे साथ ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स बहुत लिबरल हैं। मेरे मम्मी मेरे पापा, उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया, चाहे वो मेरे ड्रेसिंग से लेके हो, मेरे पढ़ने से लेकर हो, किसी भी चीज़ के लिए कभी मना नहीं किया मेरे पेरेंट्स ने। लेकिन जस्ट ऑपोजिट वो 4 लोग जो होते हैं वो थे, हमेशा से थे और हमेशा आज भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे, मुझे पता है। लाइक वो हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं और उन्होंने किया कि इतने सालों से प्रिपरेशन कर रही हो, क्या करती हो, पढ़ती भी हो या नहीं हो कि सिर्फ बहाना लेके बैठी हो। ऐसा भी क्या पढ़ रही है जो पढ़ ही नहीं पा रही है, बाकी भी तो लड़कियां हैं। पेरेंट्स को बोलते थे। इनफैक्ट अभी कुछ दिनों रिजल्ट आने से ही पहले मम्मी पापा एक फंक्शन में गए थे, वहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने बोला था कि अभी इतनी बड़ी हो गई है, क्यों शादी नहीं करवा रहे हो, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि लड़की बड़ी हो गई है, शादी की एज हो गई है। तो मम्मी ने, पापा ने वहाँ बोला कि नहीं हमें नहीं करवानी है, वो पढ़ रही है, अभी जब तक वो चाहेगी वो पढ़ेगी। तो एवरी टाइम दे, मतलब ऑब्वियसली मैं लाइक हाँ लोगों का काम है कहना लाइक वो वैसे भी ऐसा भी था कि मैं शायद सबके हिसाब से ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती हूँ। हमेशा से मेरे अंदर ये भी था। थैंक यू सो मच। और हमें ऐसा लगता है ब्यूटी शुड नॉट बी डिफाइंड बाय द आउटर अपीयरेंस ऑफ द पर्सन। वो जो ब्यूटी होती है ना वो अंदर से होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपका अंदर से आता है। इट डज नॉट मैटर कि आपने मेकअप कितना वेयर कर रखा है या क्या पहन रखा है, बट व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग वो पता चल जाता है कि यार आप इतने कॉन्फिडेंस हो और आज आप ऑफिसर बन के बैठे हो। मतलब मेरे हिसाब से ये काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए मिसाल है, राइट। वो स्ट्रगल, ड्राइवर, आपके फादर, घर बेच देना, डेट में चले जाना और आज इस मुकाम पर पहुंचना। मुझे अच्छा लगेगा अगर हम आपको बोलेंगे साहब, क्योंकि ना एडीओ सर, मतलब एडीओ का अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर, वो ऑफिसर वाली फीलिंग। और जितने भी एस्पायरेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि भैया थोड़ा सा ऑफिसर की तरह बैठ जाओ, मतलब लगना चाहिए आप लोग भी
एक दिन ऑफिसर बनोगे और यहाँ पर आके आप भी बैठोगे। एक क्वेश्चन है मैम मेरा, आपने जैसे जर्नी स्टार्ट करी थी 2019 से, जैसे मैम की जर्नी रही थी, तो मैम आपने सबसे पहला जो एग्जाम दिया था वो कौन सा एग्जाम था? मैम मैंने आरबीआई असिस्टेंट ओह माय गॉड, लेट मी पॉज। मैम ने जो पहला एग्जाम दिया था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दिया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक के एग्जाम में ही मतलब सबसे बड़ा बैंक सबसे है, बड़ा और बैंक, अगर आप वहां से शुरुआत करी थी। तो हमें ऐसा लगता है सर कि जो शुरुआत होनी चाहिए, जो ड्रीम्स होने चाहिए वो बहुत ही बड़े होने चाहिए। अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो मैम की तरह आप भी एक दिन ऑफिसर बन सकते हैं। आपने अपनी तैयारी स्टार्ट की 2019 से, और आपने कहा जैसे आपने 23 के अंदर अपना एग्जाम क्रैक किया है, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। तो Yes. आपको इतना टाइम क्यों लगा, और क्या आपको जनरली इतना टाइम लगना चाहिए कैंडिडेट को, या फिर इससे कम टाइम में भी हो सकता था? सर मुझे ज़्यादा टाइम इसीलिए लगा क्योंकि मैंने कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन नहीं करी थी। Okay. लाइक 2019 से मैंने स्टार्ट तो करा था लेकिन जॉब भी कर रही थी। Yeah. तो मेरा जो टाइम पीरियड था पढ़ाई करने का वो बहुत कम था। 10 to 11 आवर्स की जॉब रहती थी, फिर उसके साथ साथ मैं घर आके जितना भी टाइम मिलता था उतना पढ़ती थी, बट उसमें मेरे प्री क्लियर्स हो जाते थे। लाइक मेरे लगातार प्री क्लियर्स हुए थे, लेकिन मेंस नहीं क्लियर होता, ऑफ कोर्स नहीं होता सर इतनी सी प्रिपरेशन में। कंसिस्टेंट नहीं थी, 3-4 महीने की पढ़ाई में प्री ही क्लियर कर पाती थी, हर साल ये रिपीट हो रहा था। तो लास्ट ईयर 2022 में मैंने जॉब छोड़ दी थी, अगस्त में आई क्विट द जॉब। फिर उसके बाद मैंने थ्रू आउट प्रिपरेशन करी थी। 2022 में जॉब छोड़ने के बाद अगस्त में मैंने कंटिन्यूस प्रिपरेशन करा, सारे IBPS के एग्ज़ाम दिए। रिसेंटली IBPS PO का भी एग्ज़ाम था, उसमें 0.25 से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। लाइक एक बार रेलवे का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें 0.02 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एक मैसेज है वो ये जाता है कि यार अगर आप एक कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें एक साल में, तो आप लगभग मैक्सिमम एग्जाम आप निकाल सकते हैं। Yes, पर अगर आप इनकंसिस्टेंट रहेंगे तो ये 1 साल की जगह 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, या 4 साल भी हो सकता है। हाँ। ओके, तो जब आपने, चलिए जैसे कि आपने बताया कि आपने 4 साल किया, इनकंसिस्टेंटली किया, फिर कंसिस्टेंट जब हुए तो पहले बार में एग्जाम निकल गया। यस सर। तो जब आपने तैयारी स्टार्ट करी तो क्या किसी सब्जेक्ट से आपको स्पेशली डर लगता था, लाइक कि मैथ से या रीजनिंग से या इंग्लिश से या किसी चीज़ से आपको डर लगता था? सर हाँ, मैथ्स से डर लगता था क्योंकि पहले मुझे इतना ही पता था मुझे रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ना है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही है, तो उसका मुझे डर नहीं था, मेरी लैंग्वेज अच्छी है, रीजनिंग मज़ा आता था करने में, मैथ्स से मुझे डर लगता था। तो हाउ यू ओवरकम दिस फियर? प्रैक्टिस। पहले कंसेप्ट क्लियर करे, बेसिक सारे कंसेप्ट क्लियर करे, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे मैथ्स में मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करी है, क्योंकि रीजनिंग ऐसा होता है आप एक बार सिलेबस पूरा कर लेते हो, आपको नहीं भूलते, याद रहता है। आप पजल, क्योंकि पजल हर बार नहीं रहती है, आप वो नई पजल बनाते हो, आपको सारे तरीके पता होते हैं, पर मैथ्स में कंसेप्ट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते आप भूल जाते हो। तो वो चीज़ मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, मतलब एक ही वीडियो, भले वो यूट्यूब का हो, मैंने वो बार बार देखा है, जब तक मुझे वो याद नहीं हो गया मैंने देखा है। तो मैम जो आपका शेड्यूल रहता था पढ़ाई करने का, सुबह पढ़ती थी या रात में पढ़ती थी, क्या शेड्यूल फॉलो करती थी? मैम जब जॉब करती थी तब तो रात में ही पढ़ती थी। ऐसे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि मेरी रात में पढ़ने की आदत है, क्यों मैम ऐसा होता है कि सुबह पढ़ने से ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है, रात में पढ़ने से नहीं हो पाता है, तो आप रात में पढ़ती थी? मैम जॉब करती थी तब रात में पढ़ती थी, अभी जब जॉब छोड़ी थी, क्विट करी थी, तब मैं पूरा दिन पढ़ती थी। अच्छा। मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ ना रात में पढ़ना है ना दिन में पढ़ना है, जो पूरा डे है। लाइक अगर मैं जॉब कर रही थी तो मेरे वर्किंग आवर्स उतने रहते थे, तो मैं यही सोच के पढ़ती थी कि मेरे वर्किंग आवर्स जो थे वहाँ पे मैं पढ़ाई मतलब काम करती थी ना, तो उसी वर्किंग आवर्स में मैं पढ़ाई करती थी, कि मेरा काम अब से इनका तो मूल मंत्र ये है कि जब पढ़ने का मन बैठ जाए तभी बैठ जाओ, ना सुबह देखो, ना शाम देखो, ना दोपहर देखो। दैट्स गुड। क्योंकि अगर आप घड़ी देख के पढ़ोगे तो आप वेट करोगे कि ये घड़ी अब इतना बजेगा, राउंड नॉर्मली लोग होते हैं कि अब राउंड फिगर में पढ़ूंगी। अच्छा। तो मैं ऐसा नहीं है, मुझे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, वो भले 10 मिनट लेट हो जाए। और मैं एक चीज़ और करती थी कि मैं टू डू लिस्ट बनाती थी। मेरा कोई मंथली टारगेट, वीकली टारगेट मैंने कभी नहीं बनाया, मैंने डेली टारगेट बनाया है, क्योंकि मुझे पता है वो अचीव नहीं होता। अभी मैं इतने टाइम से मैंने स्कूलिंग करी है, ग्रेजुएशन करा है, तब कभी टाइम टेबल बनाया तो है पर फॉलो नहीं किया है। उससे बेटर है कि मैं अपने टास्क डिसाइड कर लेती थी कि मुझे इतने टाइम में ये पढ़ना है, ये वाला टॉपिक आज कवर करना है या मॉक देना है। तो उतने टाइम में मैं टिक करती थी। वो खुशी जो अंदर से रहती है कि हाँ मैंने ये भी कर लिया है, मेरी टू डू लिस्ट में मैंने ये भी कर लिया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हाँ मेरे सारे टिक मार्क्स हो गए, मैंने करी है। यहाँ मेरा एक क्वेश्चन आपसे बनता है
कि जैसे कि आपने बोला कि आप टू डू लिस्ट बनाया करती थी डे टू डे की, और उसे पूरा करके आप एक खुश हुआ करती थी अंदर से, आपके अंदर हैप्पीनेस आती थी। जैसे सपोज करो कि इस समय एक ऐसा बच्चा है जो पहली बार बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करेगा, राइट? उसे नहीं पता कि बैंक में क्या होता है, बस या तो उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, किसी भी हो सकता है। आप उसे कैसे गाइड करोगे? आप उसे क्या बोलो कि ये 5 स्टेप्स है और उसको फॉलो करो? लाइक जैसे होता है ना कि पहले सिलेबस देखो, फिर ये करो, फिर ये करो, ये करो। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कोई नया अगर बच्चा है वो आपसे गाइडेंस लेने आ रहा है, आप क्या बोलोगे? 6 स्टेप्स है या 5 स्टेप्स है, कैसे बताओगे आप उन्हें? सर पहले तो मैं उसको ये बोलूँगी कि वो देने क्यों आया है एग्ज़ाम, लाइक Why? व्हाट इज़ द रीज़न Why? बिहाइंड Yeah. दिस एग्जामिनेशन, आप क्यों प्रिपरेशन कर रहे हो? Yeah. अगर आपका वाई स्ट्रांग होगा तो बाकी के सारे जो भी स्टेप्स है वो आप खुद ही ढूंढ लोगे या रास्ता आप खुद ही बना लोगे, Yeah. अगर आपका वाई अच्छा होगा तो। अब मैं उसका वाई पूछूंगी, इफ़ उसका वाई बहुत स्ट्रांग होगा तो वो डेफिनेटली अपना पाथ बनाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि उसका माइंडसेट वैसा होगा। अगर उसका वाई स्ट्रांग है तो वो अपना माइंडसेट भी स्ट्रांग करेगा, उसका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, और उसका माइंडसेट स्ट्रांग होगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई करेगा। तो ये 2 चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड चीज़ कि माइंडसेट भी चलो स्ट्रांग है, बट अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो वो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आप डिसिप्लिन रहोगे तो ही आप कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ पाओगे। आप कुछ भी काम करो, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। और फोर्थ चीज़ ये कि आप कॉन्फिडेंट तो रहो, पर कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है, लाइक अगर वो उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं मॉक में या लाइव क्लास चल रही है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो दे थिंक कि नहीं, हमसे बेटर कोई नहीं है। तो वो चीज़ नहीं, कॉन्फिडेंट रहना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। आप कितना ही अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि बिकॉज आपसे एक नंबर ज़्यादा वाला भी होता है और 0.25 से 0.02 से भी सिलेक्शन रुकता है। सही बात है। या यू आर द लाइव एग्जांपल। यस, आई एम द लाइव एग्जांपल। एंड वन मोर थिंग कि फेलियर से कभी नहीं डरना चाहिए, बिकॉज सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। सो लाइक फेलियर्स अगर आप देखोगे, जितना फेल होगे उससे कभी मत डरो, क्योंकि अगर आप फेल होने से डर जाओगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। यहाँ मेरा एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर बनेगा, जैसे आजकल की बात है, जैसे आपने बोला डिसिप्लिन में रहो, कंसिस्टेंटली रहो, ये सब चीज़ें तो डेफिनेटली मैटर करती है, पर एक चीज़ और मैटर कर रही है यहाँ पे, पेशेंस। आजकल जैसे भी कोई भी स्टूडेंट होता है, उसके अंदर पेशेंस की बड़ी कमी होती है ना? वो चाहता है कि कोई चीज़ सीख ली और उसे तुरंत याद हो जानी चाहिए। तो क्या आपके साथ ऐसा होता था कि आपने कोई चीज़ लर्न करी, कोई चीज़ नया कॉन्सेप्ट सीखा, मैथ्स या इंग्लिश या जीके किसी के अंदर, और वो आपको तुरंत याद हो जाया करती थी, या यू जस्ट प्रैक्टिस और अपने उसको रिकॉल करने की कोशिश किया करती थी? मतलब क्या आप स्ट्रैटेजी यूज़ करती थी इसके पीछे? सर जैसे मैंने बताया, रीजनिंग इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो रीजनिंग इंग्लिश में मुझे ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हालांकि मैथ्स में और करंट अफेयर्स। सो लाइक मैंने भी पहले ये गलती करी थी कि मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था। अच्छा। वो मेंस का वेट कर रही थी कि मेंस आएगा फिर पढ़ूंगी, तो ये गलती मैंने सुधारी थी। फिर जैसे ही मैंने शुरू करा था पढ़ना, फिर जब मेरे मेंस थोड़े थोड़े मार्क्स से रुकने लग गए थे, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पढ़ तो रही हूँ, बट मैंने उसको ना रिवाइज़ नहीं किया है, रिविज़न नहीं किया है। तो क्वांट में और जनरल अवेयरनेस में, मतलब करंट अफेयर्स में, ये 2 चीज़ें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि आप पढ़ लेते हो, आपको सारे कंसेप्ट आ जाते हैं, लेकिन फिर वो आप सोचते हो अब तो मुझे आगे क्या ज़रूरत है पढ़ने की, अब मैं मॉक दूंगी या मॉक दूंगा व्हाटएवर, तो मैं सिर्फ उसको ही दूंगा, मॉक ही दूंगा, मैं उसको रिकॉल नहीं करूंगा। और हम वही चीज़ गलती करते हैं। हमें वापस से प्रैक्टिस करनी चाहिए, हर एक कंसेप्ट की करनी चाहिए, भले वो कितने अच्छे से भी क्यों ना आए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं और हम भूलते हैं, ये फैक्ट है। जैसे ये मैम की जो बात है ना, आज की डेट में हम लोग डिसिप्लिन नहीं है। यू आर मोटिवेटेड, यू आर सिटिंग हियर, इट मीन्स यू आर मोटिवेटेड। जितने भी व्यूअर्स हैं यहाँ पर, दे आर मोटिवेटेड। व्हाट यू लैक इज डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं हो आप लोग। तो आपकी लाइफ में जैसे मैम ने बोला कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, रिविजन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो स्टूडेंट्स आगे जब प्रिपरेशन करेंगे, मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन ज़रूरी है। मेक श्योर दैट यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन इन योर लाइफ। एंड आफ्टर दैट, जैसे मैम आज ऑफिसर बन के बैठी हैं, साहब बन के बैठी है, मैम का देखो स्टाइल, देखो एकदम ऑफिसर वाला है ना, वैसे आप भी एक दिन ऐसी ऑफिसर बन के बैठोगे। और जितनी भी फीमेल्स हैं यहाँ पर, मैम ने बहुत ही, मैम की डिफ़िकल्ट जर्नी रही, क्योंकि सबसे बड़ी हैं और घर में जो जिम्मेदारी होती है,
एक फीमेल की यार अलग ही होती है, आई कैन रेजोनेट विद हर स्टोरी। एक जो जिम्मेदारी होती है वो अलग, और उन सबको साझा करते हुए आगे बढ़ना एक सच में एक हर्क्यूलिन टास्क है। एक नॉर्मल साधारण मध्य वर्गीय परिवार से उस लेवल तक की पहुंच जाना, ऑफिसर बन जाना, मतलब सर डेफिनेटली मैम, दिस इज़ अमेजिंग। आपकी इस जर्नी बहुत अमेजिंग है। पर मेरा एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आप एग्ज़ाम देने गए तो उससे पहले कोई मॉक आपने लगाया होगा, उसमें आपका स्कोर क्या था? पहले मॉक का स्कोर और लास्ट नहीं, अगर हम बात करें केवल लास्ट स्कोर, क्योंकि क्या होता है ना मैम, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जनरली जब मॉक देते हैं तो दे आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स, तो वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। सर पिछला वाला मॉक दिया था, उसके अंदर 100 में से मेरे 80 आ रहे हैं, इस वाला दिया इसमें तो मेरे 50 ही आए हैं, 60 ही आए हैं, मेरा एग्जाम क्लियर होगा। तो दे डाउट देमसेल्फ, वो अपने आप पर डाउट करने लगते हैं। तो मैं आपसे ये कनेक्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली सेम पोजीशन पे आया करते थे या कम आया करते थे, उस वक्त आप क्या सोचा करती थी कि मुझे ऊपर जाना चाहिए और अच्छे मार्क्स लाने हैं? व्हाट मैसेज यू वांट टू कन्वे टू आवर स्टूडेंट? सर मार्क्स तो मेरे भी कम आए थे शुरू में, जब नहीं पता था तो स्टार्ट ही करा था तब 30-40 मार्क्स ऐसे 100 में से आते थे। मेरे एक स्टूडेंट था मैम, उसके सर उसके आते थे 8 नंबर और वो फिर आरबीआई में सेलेक्ट हुआ था। आप 30-40 तो बहुत आगे हो। वो इंग्लिश की वजह से आ जाते थे। चलो फिर 30-40 फिर 30-40 के बाद सर फिर आने लग गए थे, लाइक 80-90s में पहुंच गए थे। लेकिन फिर ऐसा भी होता था कि कोई हार्ड टेस्ट सीरीज है, उसका अगर टेस्ट दे रहे हैं तो नहीं आते थे मार्क्स। अच्छा। तो और फिर ऐसा भी होता है उसमें रैंक भी दिखती है, तो रैंक में नहीं आते हैं। वो रैंक देख के भी लगता है मुझसे इतने ज्यादा अच्छे लोग हैं, वो तो एक ही टेस्ट है और एक ही टेस्ट सीरीज है, ऐसे तो बहुत सारी होंगी। तो फिर ये सारी चीजें लगती है थोड़ी बहुत, लेकिन मैं ये बोलती थी ये सिर्फ इकलौता तो यही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है कि वो अभी अच्छे माइंडसेट के साथ टेस्ट दे रहा हो, मैंने नहीं दिया हो या मैंने ये गलती कर दी हो, तो मैं इसको इम्प्रूव करती थी। मैं एनालिसिस बहुत अच्छे से करती थी। कितने मॉक टेस्ट देती थी? कैसे और कैसे एनालिसिस करती थी आप? सर एनालिसिस मैं ऐसे करती थी कि जो मैंने गलत किया है वो तो डेफिनेटली देखती थी, और जो मैंने सही किया है मैं वो भी देखती थी। क्योंकि अगर मैंने सही किया है तो सही करने का हो सकता है मेरा तरीका थोड़ा लेंदी हो, और वहाँ पे जो सोल्यूशन हो वो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में हो, तो वो मैं ज़रूर देखती थी। और जो मैं एक्सपेरिमेंट पहले ही कर लेती थी कि मुझे एग्ज़ाम में क्या फॉलो करना है, पहले कौन सा सेक्शन, अगर सेक्शनल टाइमिंग नहीं है तो जैसे अभी LIC ADU का जो एग्ज़ाम था उसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी, तो फिर मैंने वो पहले ही सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लिए थे कि मुझे क्या पहले अटेम्प्ट करना है क्या नहीं करना है, ताकि मुझे मेन एग्ज़ाम में जाके एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जनरली, बिकॉज दिस इज़ द एरा ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, राइट? सोशल मीडिया का बहुत ज़बरदस्त एरा है। कितना घंटे आप सोशल मीडिया यूज़ किया करती थी? सर मैंने टाइमर लगाया था, इंस्टाग्राम पे एक रहता है, आप डेली लिमिट लगा सकते हैं। मैंने 15 मिनट्स का टाइमर लगाया था। तो इसका मतलब है कि अगर आप 15 मिनट के बाद यूज़ नहीं कर सकते या फिर वो बता देगा? वो आ जाता है नोटिफिकेशन कि आप 15 मिनट हो गया है आपका डेली का, आपने जो टारगेट किया था। तो मैं कभी कभी ज़्यादा भी कर लेती थी सर, ऐसी बात नहीं है। मतलब आप ये कन्वे करना, इट्स अ गुड हैबिट। अगर आप ये कन्वे कंटिन्यू करते हैं तो आप अपने आप को रोक लेते हैं कि भाई अपना वेस्ट मत करो टाइम। इट्स अबाउट योर सेल्फ कंट्रोल, कि आप पता है रील्स देखते ही जा रहे हैं तो फिर वो तो आपका टाइम वेस्ट हो ही रहा है। लेकिन हाँ, आप कभी बीच में ब्रेक ले रहे हो तो आप बिल्कुल देख सकते हो सोशल मीडिया। मैंने कोई ऐप अनइंस्टॉल नहीं करी, हाँ, लेकिन ऐप छुपा ज़रूर दी थी फ़ोन में कि मैं देख ना पाऊँ, मुझे थोड़ा एफर्ट करने पड़े फ़ोन में ऐप मतलब यूज़ करने के लिए। That's good. तो ये एक सही चीज़ है कि अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल है तो डेफिनेटली आप इन्हीं की तरह कंसिस्टेंटली होकर के लगभग 1 साल के अंदर आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे। अदरवाइज इट टेक्स 3 to 4 years। एक और क्वेश्चन मेरा आपसे है जो आप डेफिनेटली बताएं। कोई स्टूडेंट ऐसा है वो अपनी स्टडी को लेकर डिप्रेस है, राइट? अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मतलब उसे अच्छे मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, राइट? कई बार ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट्स के 0.25 मार्क्स या 0.5 मार्क्स से वो रह जाता है, तो चलिए ठीक है, ही विल मोटिवेट, वो अपने मेंटोर या अपने टीचर के टच में रहता है, वो टीचर उन्हें बूस्ट करते हैं। पर अगर किसी के अच्छे परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप उनके इंप्रूवमेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर वो मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं उसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हो सकता है कि वो एग्ज़ाम प्रेशर ही ज़्यादा ले रहे हो सकता है उनके सारे कंसेप्ट क्लियर हो, एग्ज़ाम प्रेशर ज़्यादा ले रहे हो, तो वो उस चीज़ को मैनेज करें कि वो सोचे ही ना कि एग्ज़ाम दे रहे हैं। नॉर्मली मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट के जैसे लेके दें, एग्ज़ाम को भी, और बाकी किसी भी तरह का प्रेशर ना लें, क्योंकि पढ़ाई सब करते हैं। बस बात होती है कि आप वहाँ जाके परफॉर्म कैसे कर रहे हैं।
क्योंकि बहुत सारे लोग शायद भीड़ देख के डर जाते हैं या बहुत सारे लोग ये रिजल्ट का पहले से ही सोच के डर जाते हैं कि अब मैं फेल हो गया तो मैं घर पे क्या बोलूँगा या मुझे बाकी सारे लोग बोलेंगे। मुझे भी लगता था ये सारी चीज़ें कि अभी तो मैंने इतनी बातें सुनी थी कि और कितना पढ़ोगी, अभी तो इतने सारे लोगों ने बोला था। फिर लेकिन एक चीज़ रहता था मोटिवेशन कि हाँ उन लोगों को बताना भी तो है कि और इतना पढ़ के मैंने क्या अचीव करा है और कितना पढ़ा है मैंने, उनको भी थैंक्स तो बोलना ज़रूरी है कि आपने मुझे इतना ज़्यादा चीज़ बोली, मेरे पेरेंट्स को बोली, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। ये चीज़ें अगर आप सोचोगे तो आप डेफिनेटली कोई भी हर्डल एज सच नहीं लगेगा। आपका माइंडसेट अगर होगा ये चीज़ कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करने के बारे में सोच रहे हो तो ठीक है आप करोगे, लेकिन अगर अगर आप सोचोगे कि हाँ इसके अलावा मेरे को और 4 चीज़ों को आंसर देना है इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, तो वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, आप उसको मोटिवेशन की तरह खुद ही ले लोगे। ओके, बीइंग ग्रेट। फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, एक चीज़ पूछना चाहेंगे, इंग्लिश की तैयारी कैसे करी? मैम इंग्लिश की तैयारी मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने ग्रामर नहीं पढ़ी। मैं रीडिंग करती थी। ओके, रीडिंग न्यूज़पेपर? हाँ न्यूज़पेपर रीड करती थी, और जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ पे वो फाइनेंस रिलेटेड ही जॉब था, तो वहाँ पे ऐसा था हमें कंपलसरी था कि यू हैव टू बी अपडेटेड थ्रू फाइनेंशियल न्यूज़, तो फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ना ही रहता था। और मुझे बहुत ऐसा है कि अगर कोई मुझसे कुछ पूछ ले ऑफिस में तो मुझे पता होना चाहिए। ओके। मुझे वो बैक बेंचर वाली चीज़ नहीं चाहिए कि मुझे पता नहीं है, मुझे पता होना चाहिए मुझे कैसे नहीं पता है, तो मैं रीड करती थी। और So, मुझे रीडिंग इज़ लाइक कि मैंने थ्रू आउट रीड किया है। So let me Daily. say one thing here, all those who are preparing for the competitive examination, देखो रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है, रीडिंग आपको करते रहना है। और न्यूज़पेपर एडिटोरियल, मैम ने रीडिंग करी और आज इस मुकाम पर है, आप भी कुछ ही समय के बाद हम कहें आप भी यहाँ पर बैठे होगे और आप भी अपनी सक्सेस जर्नी को यहाँ पर शेयर कर रहे होगे। सर आप कुछ? डेफिनेटली मैम, मेरा तो आज के लिए इतना हो गया। मेरे को एक्चुअली जो मेरे को इस इम्पोर्टेंट जानना था वो आपने एक बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया, सो थैंक यू वेरी मच। आई वुड से शी इज़ एन एपिटमी ऑफ विमेन एम्पावरमेंट एंड बहुत अच्छा लगा। और जो आपकी पेनफुल जर्नी थी बहुत ही हार्ट टचिंग थी और सारे स्टूडेंट्स को आज बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आप भी ज़रूर यहाँ पर आओगे, आपका इंतज़ार होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू।